Hello friends, welcome to our lecture number 3 for the chapter number 2 that is final account of a partnership firm. लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि क्या कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग अकाउंट के बिहाइंड, कौन कौन से ऐसे डायरेक्ट एक्सपेंस हो सकते हैं, उसका हमने लास्ट क्लास में एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ में है वो डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख लो, देन आपको अगर ये वीडियो कंटिन्यू करोगे तो फिर आपको बहुत अच्छे से है वो क्लियरिटी आएगी। ठीक है, चलो सो बिना टाइम वेस्ट किए हमारा लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए आपको सबसे ऊपर टाइटल देना है, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, और कौन से साल का है, फॉर द ईयर एंडेड 31st, फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st मार्च। जो भी आपका ईयर है, चाहे 2018 है तो 18, 19 है तो 19, 20 है तो 20, इस तरीके से जो भी आपका ईयर है वो ईयर आपको यहाँ पे लिखना है। अच्छा, उसके बाद में जो आपका फॉर्मेट रहता है वो फॉर्मेट में यहाँ पे डेट का कॉलम नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे सब में डेट है वो कॉमन रहती है। हर एक ट्रांजेक्शन की जो डेट है वो कॉमन रहती है, यानी कि ये ईयर एंड को ही बनता है, यानी कि 31st मार्च को बनेगा। तो वो डेट तो हमने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। तो ये डेट आपके यहाँ पे कहीं पे भी कॉलम डेट का नहीं बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि सब में कॉमन डेट आएगी, इसलिए बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद सिर्फ दो ही कॉलम बन रहे हैं आपको दोनों साइड में। देखो, पर्टिकुलर रुपीज, यहाँ पे डेबिट साइड होती है एज यूजुअली, और यहाँ पे आपकी क्रेडिट साइड होती है। अच्छा, डेबिट साइड में सारे के सारे एक्सपेंसेस आएंगे और यहाँ पे सारी की सारी आपकी इनकम आ जाएगी, ठीक है। अब देखा, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको पहले इनकम की बात करवा देता हूं, क्योंकि इनकम में कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है ना। देखो, इनकम में आपका सेल्स आता है, क्या आता है, सेल्स। अब वो सेल्स आपका आइदर कैश भी हो सकता है और आपका क्रेडिट भी हो सकता है, तो दोनों ही टाइप के जो सेल है वो यहाँ पे कवर हो जाते हैं। उसके बाद में अगर आपका सेल रिटर्न भी हुआ है तो सेल रिटर्न को आप क्या करोगे, इसमें से माइनस कर दोगे। क्यों? क्योंकि उतना सेल हुआ ही नहीं है। लाइक आपने 40 लाख का गुड्स सेल करा था और उसमें से अगर 2 लाख का गुड्स है वो रिटर्न हो गया, तो फिर आपका नेट सेल कितना हुआ, 38 लाख का ही हुआ। 40 लाख माइनस 2 लाख तो कितना हुआ, 38 लाख। तो इसीलिए सेल हमारा नेट कितना हुआ, वो सेल है जो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो सेल लिखोगे और सेल में से अगर रिटर्न है तो माइनस करोगे। उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। क्लोजिंग स्टॉक मतलब वो स्टॉक जो ईयर एंड में अनसोल्ड रह जाता है, जो बिका नहीं गुड्स, उसको क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। तो वो क्लोजिंग स्टॉक आपको यहाँ पे लिख देना है। बस क्रेडिट साइड में इतनी ही चीजें आपको ज्यादातर केसेस में देखने को मिलेगी, ठीक है ना। चलो, उसके बाद में यहाँ पे अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस की यहाँ पे लिस्ट है वो बड़ी है। क्या क्या है तो देखो, सबसे पहले आपको ऊपर टॉपेस्ट में सबसे ऊपर टॉप पे यही लिखना है, ओपनिंग स्टॉक। इसका लोकेशन फिक्स है, इसकी जगह फिक्स है, इसकी भी जगह फिक्स है, ये दोनों फिक्स इसी जगह पे आएंगे और ये भी इसी जगह पे आएगा। इसको आपको ऊपर नीचे नहीं करना है, ठीक है। ये फिक्स है, इनकी प्लेस फिक्स है। तो ओपनिंग स्टॉक आप सबसे ऊपर ही रखोगे, देन परचेज भी आपको, ये दोनों आपको ऊपर ही रखने हैं, एज वेल एज ये सेल को भी आपको सबसे ऊपर है वो रखना है, उनकी जगह चेंज नहीं करनी। सबसे ऊपर आप ओपनिंग स्टॉक लिखोगे। ओपनिंग स्टॉक का मतलब जब स्टार्ट हुआ हमारा ईयर, ठीक है ना, लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो करंट ईयर का क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। यानी कि साल हमारा स्टार्ट हुआ उससे पहले स्टार्टिंग में हमारे पास कितना स्टॉक था, दैट इज ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा तो वो आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना है परचेज। जो भी आपने गुड्स का परचेज करा था, आइदर कैश और क्रेडिट, वो दोनों ही परचेज आपको क्या करने हैं, यहाँ पे आपको कंसीडर करने हैं। अब आपको इनर कॉलम में लिखना है। इनर कॉलम में इसलिए लिखना है क्योंकि इसमें कुछ एडजस्टमेंट हो सकते हैं। लाइक परचेज रिटर्न, अगर आपने गुड्स खरीदा था मान लो 50 लाख का, 50 लाख का आपने गुड्स है वो परचेज करा था, ठीक है, उसमें से 5 लाख का गुड्स आपने रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न तो लेस करना पड़ेगा, क्योंकि नेट परचेज कितना हुआ, 45 लाख का ही हुआ। समझ में आया? तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जो भी परचेज रिटर्न रहेगा, पीस लेस्ट आर शॉर्ट में लिखा है मैंने, तो परचेज लिखोगे, परचेज में से अगर परचेज रिटर्न है तो उसको आप क्या करोगे, माइनस करोगे इनर कॉलम में, ठीक है। चलो, अब इसके अलावा और भी एडजस्टमेंट इसमें परचेज में हो सकता है। सर कौन से एडजस्टमेंट, देखो, अगर आपका कोई गुड्स है, अगर आपका गुड्स गया है और आपने बेचा नहीं है, अगर आपके पास से गुड्स गया है और आपने बेचा नहीं है, सर ऐसा कैसे हो सकता है कि गुड्स जा रहा है और आपने बेचा नहीं। अब गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर हो गया, आपने किसी को फ्री सैंपल में दे दिया, आपने चैरिटी में दे दिया, डोनेशन में दे दिया, तो बोलो सेल तो नहीं हुआ ना, लेकिन गुड्स तो गया ना आपके पास से। तो जब गुड्स आपका गुड्स गोज आउट अदर देन सेल, सेल के अलावा अगर आपके पास से गुड्स है वो जाता है, ठीक है ना, तो उनको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि इतना हमारा जो परचेज जो हमने खरीदा था गुड्स, उसमें से उतनी क्वांटिटी का गुड्स है वो कम हो गया। लाइक फॉर एग्जांपल 10 लाख का परचेज था,
फॉर एग्जाम्पल 10 लाख का परचेज था, ठीक है, उसमें से अगर आपने 1 लाख का गुड्स डोनेशन में दे दिया तो बोलो इतना स्टॉक कम हो जाएगा, तो इसीलिए 10 लाख में से 1 लाख माइनस करेंगे, ठीक है ना, तो 9 लाख का गुड्स हमारे पास है, ऐसा ही माना जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या करेंगे कि जो हमारा गुड्स गया है हमारे पास से और वो अदरवाइज सेल है, क्योंकि सेल होता है तो उसको इस साइड ले लेता है, सेल होता है तो इस साइड ले लेते हैं, लेकिन अगर सेल नहीं हुआ है और फिर भी हमारे पास से अगर गुड्स गया है तो फिर हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे लेस करेंगे। सर कौन क्या क्या ऐसे एग्जांपल है तो बताइए। देखो, लॉस बाय फायर या थेफ्ट, अगर गुड्स का आपका डेस्ट्रॉय हो गया बाय फायर या फिर थेफ्ट, ठीक है ना, तो आपका गुड्स गया आपके पास से लेकिन आपने सेल नहीं करा है, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, इधर लेस करोगे क्योंकि उतने का गुड्स है वो कम हो गया आपके पास, बराबर। सिमिलर वे में अगर ड्राइंग ऑफ गुड्स का अगर आपने ड्राइंग करा है, विड्रॉ करा है, तो भी उसको आपको क्या करना है, लेस करना है, क्योंकि वो सेल नहीं हुआ है, बिजनेस का ओनर लेगा तो वो कोई सेल प्राइस पे नहीं लेने वाला, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जब विड्रॉ होता है गुड्स का, ड्राइंग होता है, तो भी आपको क्या करना है, इधर लेस करना है, क्योंकि उतना गुड्स कम हो गया। गुड्स गिवन एज अ फ्री सैंपल या फिर चैरिटी या फिर डोनेशन, अगर आपने गुड्स को किस फ्री में दे दिया, सैंपल में, ठीक है ना, बांट दिया लोगों में फ्री में, या फिर आपने चैरिटी में दे दिया, डोनेशन में दे दिया, तो भी आपका सेल नहीं होता है वो, और आपके पास से गुड्स चला जाता है, और गुड्स जाने की वजह से आपका जो परचेज का जो क्वांटिटी था वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसीलिए क्या करेंगे, यहाँ पे उसको लेस करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें अगर इनमें से कोई आपको दिखेगी तो आपको लेस करना है। इनमें ऊपर नीचे हो सकता है, इनमें ऊपर नीचे पॉसिबल है, लेकिन परचेज तो सबसे ऊपर ही आएगा, ठीक है। चलो, अब ये परचेज था, परचेज में से परचेज रिटर्न है तो माइनस कर दो, और इनमें से अगर कोई एडजस्टमेंट है तो वो भी माइनस कर दो, देन लास्ट में एक अमाउंट ऑफ परचेज की क्या करोगे, आउटर कॉलम में ले आओगे, बराबर। चलो, उसके बाद में यहाँ पे देखो ये कुछ लिस्ट है, और वो लिस्ट मैंने इस तरीके से डिजाइन करी है कि जो फ्रीक्वेंटली जो टर्म यूज होती है, ठीक है ना, वही टर्म मैंने यहाँ पे रखी है। कोई एक आध क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है, ऐसी टर्म को मैंने सेपरेट कवर करा है यहाँ पे, जिनको आपको पहले स्टार्टिंग में याद करने की जरूरत नहीं है। जहां पे भी क्वेश्चन में आएगी तो आप उसको क्या करोगे, समझ के लिख लोगे, ठीक है ना। तो इसीलिए अपने को स्टार्टिंग में अगर फर्स्ट टाइम आप ट्रेडिंग अकाउंट सीख रहे हो तो आपको इतना ही फॉर्मेट एक बार याद करना चाहिए, ठीक है, इतना ही फॉर्मेट याद करना चाहिए, क्योंकि इसी में से फ्रीक्वेंटली टर्म है वो बार बार रिपीट होती जाती है, ठीक है। चलो, सबसे पहले आता है वेजेस। वेजेस मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि वेजेस क्या होता है, ठीक है ना, वो भी परचेज से रिलेटेड एक्सपेंस होता है, इसीलिए वो वेजेस आपका कहां पे आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ठीक है। उसके बाद में कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, वो ट्रक का भाड़ा था, ठीक है, गुड्स जब खरीद लिया उसको अपने गोदाम तक लाने के लिए खर्चा करा, तो वो कैरेज इनवर्ड। अब ये कैरेज इनवर्ड देखो, ट्रक में भी आ सकता है, लॉरी में भी आ सकता है, रेलवे से भी मंगवा सकते हो, कैसे भी मंगवा सकते हो, तो कोई भी फ्रेट है अगर वो इनवर्ड है तो फिर वो कहां पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। चलो, उसके बाद में ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय क्या होता था, ऑक्ट्रॉय नथिंग बट अ टोल चार्ज, जो टोल चार्ज का जो चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्ट्रॉय बोलते हैं, ओल्ड टर्म नहीं है, ठीक है ना। फिर रेलवे फ्रेट, अगेन ये कैरेज इनवर्ड जैसा रेलवे फ्रेट, अगर गुड्स हमने रेलवे से मंगाया है तो फिर वो हमारा रेलवे फ्रेट क्या हो गया, परचेज से रिलेटेड एक्सपेंस हो गया, तो इसीलिए वो कहां पे आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। उसके बाद में टेक्निकल एक्सपेंसेस, अगर हमारा क्या हुआ है, कई बार फैक्ट्री है और फैक्ट्री के अंदर क्या होती है, मशीनें वगैरह है, और मशीनों के ऊपर अगर हमको कुछ जरूरत पड़ी किसी के एडवाइस वगैरह की, टेक्निकल कुछ खर्चा करना पड़ा, तो वो खर्चा भी कहां पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि वो फैक्ट्री का खर्चा है। उसके बाद में फैक्ट्री एक्सपेंस, अगर सीधा सीधा फैक्ट्री एक्सपेंस लिखा है तो फैक्ट्री के कोई भी खर्चे होते हैं, या प्रोडक्शन के, फैक्ट्री के प्रोडक्शन के या मैन्युफैक्चरिंग के, वो सारे के सारे खर्चे आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आते हैं। तो देखो यहाँ पे फैक्ट्री एक्सपेंस ऑब्वियसली इधर ही आएगा, मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन एक्सपेंस लिखा हुआ रहे तो आपको यहाँ पे ले लेना है। और डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन जनरली तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, लेकिन अगर डेप्रिसिएशन अगर फैक्ट्री की कोई एसेट्स के ऊपर है, या फैक्ट्री की बिल्डिंग के ऊपर है, या प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर है, तो फिर उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग या फिर प्लांट एंड मशीनरी, अगर प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन है तो सीधा आपको कहां पे ले जाना है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ले जाना है। और अगर फैक्ट्री की बिल्डिंग लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फैक्ट्री की एसेट्स है, फैक्ट्री की जितनी भी एसेट्स है उन सबके ऊपर डेप्रिसिएशन कहां पे आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आएगा, बराबर। उसके बाद में जब इतना हो गया आपके जो भी खर्चे थे, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, इस साइड का टोटल करोगे। आप क्या करोगे, सबसे पहले ये क्रेडिट साइड का टोटल करोगे, दोनों को जोड़ के यहाँ पे एक अमाउंट लेके आओगे, और उसमें से फिर यहां से लगा के यहां तक के जितने भी एक्सपेंस है वो सब क्या करोगे, उसमें से आप माइनस करोगे। माइनस करने के बाद अगर इधर अमाउंट बचता है
माइनस करने के बाद अगर इधर अमाउंट बचता है तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है वो हो जाएगा। उसको क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। यानी ये टोटल जो आएगा उस टोटल में से यहां तक के ऊपर वाले यहां से लगा के यहां तक एक्सपेंसेस को आप माइनस कर दो। माइनस करने के बाद जो भी बचेगा वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। और अगर इस साइड कम पड़ता है, ठीक है ना, इस साइड कम पड़ता है, इस साइड ज्यादा हो गया, इस साइड कम पड़ता है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो ग्रॉस लॉस हो जाएगा। तो ग्रॉस लॉस को मैंने लिखा नहीं है, दोनों में से कोई एक आएगा, या तो वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या तो वो क्या होगा, ग्रॉस लॉस होगा। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट इस साइड आएगा, अगर इस साइड कम पड़े तो ग्रॉस प्रॉफिट और इस साइड कम पड़े तो ग्रॉस लॉस। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी है वो आएगी। अच्छा, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस होता है, उसको आपको क्या करना है, क्रॉस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। यानी कि आपको इस साइड जीपी दिख रहा है तो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। वो पीएनएल अकाउंट के टाइम में आपको वापस से बताऊंगा। ठीक है, चलो, तो इतना था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। अब इसमें कुछ और टर्म्स है जो आपको देखने को मिलती है, कुछ एक क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकती है, तो वो क्या क्या है वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पोर्ट चार्ज, पोर्ट चार्ज भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो अगर आपका सी रूट से अगर जहाज से अगर आपको जहाज से गुड आपने इंपोर्ट करा है और जहाज के थ्रू आ रहा है तो फिर वो शिप का जो पोर्ट ये पहले कहाँ आता है, कस्टम पोर्ट पे आता है, तो वो जो पोर्ट का जो चार्ज रहता है, ठीक है ना, तो उसको पोर्ट चार्ज बोला जाता था। ठीक है, लास्ट क्लास में एग्जाम्पल के थ्रू समझा था अपन ने। डॉक चार्ज, डॉक चार्ज क्या होता है, अगर वही अगर आपने इंपोर्ट करा है गुड्स और वो शिप से आया हुआ है और वो कस्टम पोर्ट पे आएगा तो कस्टम पोर्ट पे वो समुद्र में से अपना जो गुड्स है शिप में से अपने को क्या करना पड़ता है, वहां पोर्ट पे अनलोड करना पड़ता है। तो वहां पे क्रेन लगी हुई होती है बड़ी बड़ी, तो वो क्रेन क्या करते हैं, उठाती है गुड्स पोर्ट पे और अपने पोर्ट पे रख देती है। ठीक है ना, तो वो जो ट्रेन का जो खर्चा है, भाड़ा है, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, डॉक चार्ज, यानी लोडिंग और अनलोडिंग का है चार्ज। फिर क्लियरिंग चार्जेस, तो कई बार गुड्स अगर आप इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट के टाइम में गुड्स को क्लियर करवाना पड़ता है कस्टम अथॉरिटी से। ठीक है ना, और कस्टम अथॉरिटी, कस्टम डिपार्टमेंट से अगर आप क्लियर करवाओगे गुड्स, एट दैट टाइम उनको जो पेमेंट करोगे दैट इज क्लियरिंग चार्जेस। ठीक है, ये सब इंपोर्ट के टाइम लगते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टाइम। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका डैमेज। डैमेज का मतलब होता है कि आपने गुड्स को मंगा दिया, ठीक है, आपने पोर्ट से गुड्स है वो मंगवा लिया था और आपने क्या करा, वो पोर्ट पे ही रहने दिया, आपने उठाया नहीं, 2-3 दिन तक वही रहा, आपका टाइम पीरियड नहीं था, आपको ले जाना था तुरंत, लेकिन आपने तो उधर ही रख दिया। तो अगर आपने लेट रिमूवल करा है, अगर आपने लेट रिमूव करा है गुड्स को, ठीक है ना, पोर्ट के ऊपर अगर आपने गुड्स को रिमूव करते टाइम लेट कर दिया तो उसकी पेनल्टी लग जाती है। उस पेनल्टी को क्या बोलेंगे यहाँ पे, डैमरेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डैमरेज। यानी डैमरेज का मतलब कि अगर आपने पोर्ट के ऊपर से जो गुड्स है आपका वो रिमूव करने में आपने लेट कर दिया तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाता है कस्टम डिपार्टमेंट, उस पेनल्टी को हम क्या बोलते हैं, डैमरेज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका दरमायो। दरमायो का मतलब कुछ भी नहीं है, वेजेज होता है। वेजेज होता है, अगर आप वेजेज है वो टाइमली पेमेंट करते हो, यानी मंथली टाइम पे वेजेस पेमेंट करते हो, तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, दरमायो। यानी दरमायो का मतलब कुछ नहीं, वेजेज होता है, अगर वो मंथली पेमेंट होता है तो उसको दरमायो बोलेंगे। उसके बाद में होता है आपका ये खर्चात एक्सपेंस। ठीक है, तो ये खर्चात एक्सपेंस क्या होता है कि कई बार आपके फैक्ट्री में क्या हो जाता है, प्रोडक्शन के बाद ड्यूरिंग टू प्रोसेसिंग के बाद में आपका क्या होता है, वेस्टेज तैयार हो जाता है, कुछ वेस्टेज निकलता है ना पीछे, तो जो वेस्टेज होता है उसको उठा के कहीं दूसरी जगह पे रखवाना पड़ता है। वेस्टेज को उठा के उसको उसकी सही जगह पे पहुंचाना होता है। तो वो जो वेस्टेज को रिमूव करने के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मजदूर चाहिए होंगे, लेबर चाहिए होंगे, तो लेबर के थ्रू अगर वो वेस्टेज को उठा के हम कहीं और रखवाएंगे और उनको जो एट दैट टाइम एट पर्टिकुलर टास्क के लिए हम उनको जो वेजेस पेमेंट करेंगे तो उसको क्या बोला जाता है, यहाँ पे खर्चात है वो बोला जाता है। क्या, खर्चात। खर्चात का मतलब कि जो वेस्टेज आता है हमारे पास से, जो इससे प्रोडक्शन होता है ना मैन्युफैक्चरिंग, तो उसके बाद में काफी वेस्टेज तैयार होता है, तो वो वेस्टेज को उठा के कहीं और शिफ्ट करवाना पड़ता है, रखवाना पड़ता है, तो उसके लिए हमें वेजेस मजदूरों की जरूरत पड़ती है और उन मजदूरों को हम एट दैट टाइम पर्टिकुलर टास्क के लिए जो भी पेमेंट कर रहे हैं तो उसको क्या बोला जाता है, खर्चात एक्सपेंस बोला जाता है। ठीक है, फाइन। देन आखिरी आपका आता है वारफेज। वारफेज का मतलब देखो क्या होता है कि कंसाइनमेंट, यानी कि कंसाइनमेंट के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। सर कंसाइनमेंट क्या होता है, देखो जैसे मेरा ये काम है कि मैं अपने एजेंट के थ्रू गुड्स है वो बिकवाता हूं। जैसे मैं सूरत में हूं और मेरा एक एजेंट बैठा हुआ है मुंबई में, ठीक है, और मैं यहां से क्या करता हूं, गुड्स सूरत से भेजता हूं मुंबई में और वो मुंबई में बेचता है, ऐसा काम है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल वाले को बोला
ठीक है, ट्रक वाले को बोला कि भैया ये जो गुड्स है वो आप मुंबई पहुंचा दो, वो जो भाड़ा है, ठीक है ना, तो भाड़ा मैंने उसको बोला, मैंने मेरे हिसाब से कैलकुलेट करके बोला कि 500 रुपीज होगा, ठीक है, और मैंने वो कंसाइनी को, जो वहां पे एजेंट बैठा हुआ, उस एजेंट को मैंने बोल दिया कि 500 रुपए ट्रक वाले को दे देना, ठीक है। अब वो ट्रक वाला यहां से चला गया, गुड्स लेके चला गया, और मुंबई में जैसे वो उस एजेंट के पास पहुंचा तो एजेंट को बोलता है कि सर हमारी तो 600 रुपए की बात हुई थी, 500 रुपए की बात नहीं हुई थी, मतलब जो भाड़ा है वो कितना बोला, वो 600 रुपए, जबकि हमने कितना रिकॉर्ड करा था, 500 रुपए, ठीक है। तो अब उसको वो एजेंट ने कितने दिए उस ट्रक वाले को, 600 रुपए। तो इसीलिए वो जो 100 रुपया जो एक्स्ट्रा देना पड़ा ना, 100 रुपया जो एक्स्ट्रा देना पड़ा, उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, वारफेज है वो बोलेंगे। यानी कि जो भाड़ा है वो भाड़ा, अगर आपने गुड्स को बेचते टाइम अगर भाड़े को आपने कम गिना था, फ्रेट को कम गिना था, तो जितना कम गिना था उस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, वारफेज है वो बोलेंगे, ठीक है। चलो, तो ये आपका क्या हो गया, सारे के सारे खर्चे हैं, ठीक है, जो कभी कभी आपको क्वेश्चन में देखने को मिल सकते हैं, बहुत रेयरली कभी दिखेंगे, और ये सारे फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले एक्सपेंसेस है। इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक जो रहता है, ठीक है ना, ये वाला जो क्लोजिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। यानी कि कॉस्ट प्राइस आपको क्वेश्चन में कभी कभी दोनों देंगे, क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट प्राइस भी देंगे और आपको मार्केट प्राइस भी देंगे। तो आपको क्या करना है, दोनों को कंपेयर करना है, और दोनों में से जो भी कम होता है वो प्राइस आपको यहाँ पे रख देनी है। लाइक क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट प्राइस आपको 50,000 दे रखा है और उसका जो मार्केट प्राइस है वो 40,000 दे रखा है, तो दोनों में से कम कौन सा है, 40,000, तो 40,000 अपने को यहाँ पे रख देना है। बात सिंपल की है, ठीक है। चलो, तो ये था आपका ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। स्टार्टिंग का देखो, सेकंड लेक्चर देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। स्टेप वाइज देखोगे तो आपको बेटर है वो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो, सो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। नेक्स्ट क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।